नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एनसीपी के बाद क्या एक और राजनीतिक दल का इससे भी बुरा हश्र होने वाला है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस पार्टी का नाम मिट जाएगा? क्या ये पार्टी सिर्फ इतिहास की बात रह जाएगी? कौन है ये पार्टी और क्यों इसके बारे में ऐसा कह रही हूं, आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है, आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कहा शरद पवार विपक्षी एकता की धुरी बन रहे थे, उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहने वालों की भी कमी नहीं है। पर ये कैसे चाणक्य जिसे अपनी पार्टी के टूट की भनक तक नहीं लगी, जिसे ये भी पता नहीं लगा कि जो उसके सबसे ज्यादा करीबी हैं, राजनीतिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी, वही उससे अलग होने वाले हैं। अजीत पवार से बड़ा झटका प्रफुल्ल पटेल का लगा शरद पवार को, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि उनके सारे खासम खास उनको छोड़कर जाने वाले हैं। राजनीतिक दलों में टूट होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर नेता जिसको इतना बड़ा, इतना एक्सपीरियंस्ड नेता कहा जाता हो, उसे भनक तक ना लगे, ये बताता है कि दरअसल शरद पवार का परिवार पार्टी ही नहीं बल्कि उनकी इमेज भी, जो एक बनाई गई थी राजनीति के चाणक्य की, वो व्यक्ति जिसको सबकी जानकारी होती है, वो व्यक्ति जो खुद तय करता है किस वक्त पर कब कैसी चाल चलनी है, वही अपने भतीजे की चाल से धराशायी हो गया, उस चारों खाने चित्त हो गया। राजनीति के धुरंधर शरद पवार का हश्र उद्धव ठाकरे वाला हो गया। उन उद्धव ठाकरे वाला जिन्हें राजनीतिक तौर पर नौसिखिया कहा जाता है, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं, उनके बराबर आकर खड़े हो गए शरद पवार। और ये किसी और ने नहीं, खुद शरद पवार ने कहा कि उनके साथ भी वो हुआ जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। उधर विपक्षी एकता की कवायद चल रही, आपको पता ही है, एक के बाद एक तारीख तय हो रही हैं, लेकिन विपक्षी एकता बनने से पहले ही इसमें शामिल दल अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी पार्टियां बचेंगी तभी तो वो विपक्षी एकता बना पाएंगी। यहाँ सबसे बड़े धुरंधर शरद पवार विपक्षी एकता के, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको पता ही नहीं चला। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ जो हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में भी खतरा नजर आने लगा है। अगला नंबर नीतीश कुमार का है और यही वजह है, कह लीजिए, या कांग्रेस को लगा एक तरह से कि मेरे हिसाब से तारीख क्यों तय नहीं हुई, तो 12 जून 13 जून की तारीख फिर बदल दी गई और विपक्षी एकता की बैठक एक बार फिर टल गई। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई टूट का असर बिहार में दिखने लगा है। हालांकि ये आसार जब जेडीयू आरजेडी के साथ गई थी तभी नजर आने लगा था। नीतीश कुमार की जेडीयू में बगावत होने लगी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे ही आधार बनाकर अलग रास्ता चुन लिया। आरसीपी सिंह उनसे अलग हो गए। एक के बाद एक तमाम नेता जेडीयू से अलग हो गए। अलग होने वाले नेताओं का, नीतीश कुमार को छोड़कर जाने वाले नेताओं का जैसे तांता ही लग गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे नीतीश कुमार को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनकी पार्टी कहां है और कहां जा रही है। तब से अब तक देखें तो तकरीबन 1 दर्जन नेता जेडीयू को छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार को लग रहा था हालांकि इन सब के बीच कि अगर वो विपक्षी एकता का दूल्हा बन जाते हैं तो हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब तो उनको ये भी शक है कि वो कन्वीनर भी बनेंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब किसी के कह लीजिए साथ में तो आने के लिए राजी है, लेकिन वो किसी को अपने ऊपर मानने के लिए राजी नहीं है। जैसे पहले उसने नीतीश कुमार से कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम पीछे चलेंगे, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है आई एम द बॉस, प्लीज पीछे आइए। तो ये स्थिति हो गई है, तो वहां तो नीतीश कुमार का कुछ होने वाला नहीं। अभी भी जेडीयू के बहुत से ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। जेडीयू में एक ऐसा धड़ा है जो आरजेडी के साथ उस वक्त भी नहीं जाना चाहता था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए, क्योंकि ये धड़ा बीजेपी के साथ खुद को ज्यादा सहज महसूस करता है। और अब तेजस्वी यादव का नाम जब लैंड फॉर जॉब की चार्जशीट में आ गया है, इसके बाद वो नेता नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि 2017 में जब आपने भ्रष्टाचार के आरोप पर ही आरजेडी से अलग रास्ता अपनाया था, तो अब तो चार्जशीट में नाम है तेजस्वी यादव का, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं,
अब क्यों आप उनका साथ नहीं छोड़ रहे? अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप आखिर आरजेडी के साथ क्यों हैं? नीतीश कुमार को पार्टी के नेताओं के जाने का आभास है, इसीलिए वो इतने अपने कह लीजिए राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों से एक एक कर खुद मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इन मुलाकातों में सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। हालांकि जिन परिस्थितियों में यह मुलाकात हुई है उसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं इन्हें महापुरुष कहती हूँ, वो कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की पहल पर ही हुई है। उन्होंने ही हरिवंश को फोन किया, मुलाकात करने के लिए कहा और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। अब ये समझ लीजिए 1.5 घंटे तक जो मुलाकात चली वो भी तब जब जेडीयू का एनडीए से अलग होने के बाद कभी भी मुलाकात नहीं हुई हो, तो अगर वो 1.5 घंटे तक चली तो कोई तो बात जरूर हुई होगी। इस मुलाकात के जरिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। ये बात हो सकती है क्योंकि हरिवंश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिवंश को बहुत मानते हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी जुगत में लगे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब वो एनडीए के साथ गए थे तो उनकी मुलाकात हरिवंश के जरिए ही हुई थी और हरिवंश को उन्होंने जरिया बनाया था। लेकिन इस बार स्थिति जो है जितनी खराब हो चुकी है उसके बाद इसके आसार कम ही लगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपनी तरफ से एनडीए में आना चाहते हैं, इसके संकेत वो दे रहे हैं और ये बात कही भी जा रही है। बिहार के जो जानकार हैं, जो वहाँ की राजनीति को समझते हैं, जो नीतीश कुमार और जेडीयू की राजनीति को पास से देखते हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं। नीतीश ने एनडीए से अलग होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कभी भी हरिवंश को उपसभापति के पद को छोड़ने के लिए नहीं कहा। तभी ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार ने एक दरवाजा खुला रखा हुआ है। राज्यसभा के सांसद हैं हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, लेकिन कभी उन्होंने हरिवंश को नहीं कहा कि वो उपसभापति का पद छोड़े। तो तभी उन्होंने एक रास्ता, क्योंकि नीतीश कुमार तो पलटी मार है, कभी इधर कभी उधर, कहां जाएंगे उनको पता नहीं, तो उन्होंने एक दरवाजा हमेशा सुरक्षित रखा हुआ था और ये इसी दरवाजे का अब वो उपयोग कर रहे हैं और सोचते हैं कि शायद यहाँ से दरवाजा खुले और उन्हें एनडीए में एंट्री हो जाए। कभी उन्होंने सीधा कोई हमला भी नहीं किया। जब नई संसद का लोकार्पण हुआ उस दौरान उपसभापति मौजूद रहे, उन्होंने जो भूमिका निभाई उसको लेकर जेडीयू के और नेताओं ने तमाम बातें कही, हमले किए हरिवंश पर नीतीश कुमार ने कभी भी कुछ नहीं कहा। तभी ये लग रहा था कि कहीं तो कुछ काला है दाल में, क्योंकि नीतीश कुमार हरिवंश को उपसभापति पद छोड़ने के लिए भी कह सकते थे क्योंकि वो जेडीयू से ही सांसद हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब नीतीश कुमार चाहे जितनी कोशिश कर लें, एक बात समझ लीजिए जो साफ है, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होने वाली। नीतीश कुमार इस बार इतना दूर जा चुके हैं कि बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं लेगी। उन्होंने सीधा अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक किया था। आपको याद होगा जब वो रैली करने गए थे बिहार में, उस वक्त डायरेक्ट अटैक किया था और स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं। अमित शाह ने खुद कहा था कि अब नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आने का कोई रास्ता ही नहीं है, किसी हाल में नहीं आ सकते। हालांकि क्या होगा कल राजनीति में कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति में कहते हैं ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, तो हालात कब बदल जाए। लेकिन अभी तक की परिस्थितियों से यही लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला और मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में आए, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। दरअसल बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां जेडीयू को खत्म करना चाहती हैं, पर ये दोनों साथ आए ये कभी संभव नहीं, ये हो नहीं सकता। इसीलिए जेडीयू का एक धड़ा जो बीजेपी के साथ खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है वो बीजेपी के साथ जाएगा, बाकी को तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में मिला लेंगे। यानी बाकी के जो लोग बचेंगे, जो पार्टी बचेगी जेडीयू, उसका विलय आरजेडी में हो जाएगा, यानी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में कर लेंगे। 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जल्द ही यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतिहास बन जाएगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। एनसीपी के बाद अब नंबर जेडीयू का है, महाराष्ट्र के बाद बारी बिहार की है। इन दोनों पार्टियों के नेता एनसीपी के शरद पवार हो या जेडीयू के नीतीश कुमार, दोनों
विपक्षी एकता के सबसे बड़े कर्ता धर्ता बने हुए थे। नीतीश कुमार ने तो पूरी इस विपक्षी एकता की बैठक को ऑर्गेनाइज किया, पटना में किया, शरद पवार दूसरे थे। और इन दोनों का हाल देखिए क्या हो गया है कि दोनों, एक की तो पार्टी चली गई, दूसरे की जो बची खुची है वो भी जाने वाली है। यानी ये लोग अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे और कह रहे थे दूसरी पार्टियों को साथ मिला के विपक्षी एकता बनाएंगे। मतलब सोचिए, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते, जिनका अपना वजूद नहीं, और इनकी हैसियत भी क्या अपने राज्यों में। महाराष्ट्र के एक इलाके के में सिर्फ प्रभाव है एनसीपी का था, अब तो वो भी नहीं रह गया है। और नीतीश कुमार की बात करें तो अपने प्रदेश में जहां वो मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वहां वो तीसरे नंबर की पार्टी है। यानी वहां पर उनका कोई वजूद ही नहीं। वो अगर एक टर्म को छोड़ दें तो वो किसी ना किसी की बैसाखी के, किसी ना किसी के कंधे के सहारे ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। लेकिन ख्वाब इतने बड़े बड़े कि बनना सबको प्रधानमंत्री है। और बस उस बैठक में तो तय कर दिया था कि बस अब हम सब मिल गए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, उनकी छुट्टी होने वाली है। तो जो नेता अपनी पार्टी में एकता नहीं रख सकते, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ के रख सकते, जिनको ये पता नहीं कि उनकी पार्टी गायब हो गई उनके पीछे से और उनको पता नहीं चला, और एक नेता डरा डरा घूम रहा है जिसे डर लग रहा है कि उसकी पार्टी आज नहीं तो कब खत्म हो जाएगी, वो नेता परेशान हो गए हैं। अब विपक्षी एकता में भी उनको इंटरेस्ट नहीं रह गया और अब वो मोदी की शरण में जा रहे हैं। दो चीजें हो सकती हैं, शरद पवार कांग्रेस के साथ चले जाएं और नीतीश कुमार एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बीजेपी तय करेगी, और मुझे लगता नहीं कि जाएंगे। तो ऐसी विपक्षी एकता के क्या कहने, जिसमें अपनी अपनी पार्टियां ही गायब हो गई और अब मर्जर का सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाए, तो शायद हमारे लिए कुछ राजनीतिक तौर पर बचा रह जाए। बाकी पार्टी के तौर पर तो कुछ बचा नहीं रह गया है। वैसे ही इतनी सीमित थी एनसीपी, अब तो क्या ताकत शरद पवार की बचेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो राजनीतिक हैसियत आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में तो क्या बात करनी। तो ये राजनीतिक उठापटक 2024 तक और तेज होगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नजरों के सामने आएंगी। लेकिन ये समझ लीजिए, जेडीयू के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सबसे ज्यादा परेशान है नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले पार्टी बचने वाली नहीं। उनको लगता है कि रास्ता एनडीए में ही जाना है, लेकिन वहां उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इंतजार करिए, 2024 के पहले देखिए और क्या कुछ होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।